नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज ये क्लास आपको जो है रिकॉर्डेड मिलेगी कि आज थोड़ा मुझे जल्दी जाना है, तो मैं आपको थोड़ा देखो, मिस करने से अच्छा है, पेपर नज़दीक है तो इस क्लास को रिकॉर्डेड ही देख लिया जाए। ठीक है। तो हम आज भारतीय भूगोल के अंदर, भारत के भूगोल में नदियों की क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। और आज की क्लास थोड़ी छोटी भी रहेगी, तो जितना आज करवाया जाए उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, हम गंगा नदी तंत्र को जो है पढ़ रहे थे। कौन से नदी तंत्र को पढ़ रहे थे? गंगा नदी के तंत्र को जो है पढ़ रहे थे। गंगा नदी जो तंत्र है उसको हम पढ़ रहे थे। कौन से नदी तंत्र को पढ़ रहे थे? गंगा नदी के तंत्र को जो है वो हम पढ़ रहे थे। गंगा नदी के तंत्र को जो है वो हम पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसमें ये बता दिया था कि बाएं ओर से जाने वाली कौन सी नदी है और दाएं ओर से जाने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। मैंने कहा था ना ये लास्ट में यही। अब हम सबसे पहले जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी पढ़ेंगे। कैसे? बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली नदी से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली जो नदी है उनको देखेंगे। वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की यदि बात करें तो नंबर 1 पर आपको जो नदी देखने को मिलेगी उसका नाम हो जाएगा रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड से होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड। और यूपी में आकर ये गंगा नदी में जल डाल देती है। कहां से निकली? उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तर प्रदेश, जैसी ये नदी है गंगा, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो उत्तराखंड के अंदर जो है ये नदी निकलकर यूपी में जल डाल देती है। यूपी में, उत्तराखंड से निकली, यूपी में जल डाल दिया। यानी भारत के कितने राज्यों में ये नदी बहती है? 2 राज्यों में। तो चलो बिल्कुल शुरू से, जीरो से अच्छे से इसको पढ़ते हैं अपन नदी को। सबसे पहले आप ये बात लिखोगे कि जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ये निकलती कहाँ से है? तो उद्गम होता है गढ़वाल की पहाड़ी। गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं, गढ़वाल की जो पहाड़ियां देखने को मिलती है वहां से ये नदी निकलती है। गढ़वाल की पहाड़ियों से इस नदी का जो वो क्या होता है? उद्गम होता है। ये गढ़वाल की पहाड़ियां कहाँ हैं गुरुजी? अरे उत्तराखंड में एक स्थान आपने सुना होगा, नैनीताल। नैनीताल। एक और बात बताता हूं थोड़ा गहराई में जाकर। आपको हिमालय अलग अलग पढ़ाए थे। एक हिमालय कराया था कुमायूं। कुमायूं हिमालय जो श्रेणी है वहां पर आपको ये गढ़वाल की पहाड़ियां जो है देखने को मिलती है। गढ़वाल की पहाड़ियों से ये नदी निकलने के बाद, हाँ, एक स्थान है नजीबाबाद। गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने के बाद अगर हम बात करें तो नजीबाबाद स्थान है। नजीबाबाद। नजीबाबाद के बाद यह नदी कन्नौज में जाती है। यह नदी कहां पर जाती है? कन्नौज में। नजीबाबाद, नजीबाबाद के बाद, नजीबाबाद के बाद यह नदी कहां जाती है? कन्नौज। हाँ, और कन्नौज के समीप, कन्नौज के समीप जो है, समीप गंगा नदी में, गंगा नदी में जल गिरा देती है। जल गिरा देती है। तो इस नदी का जो पानी है वो कहां जाता है? गंगा में। अब देखो देखो, पहले ये नदी जो पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो यूपी में करती है। उससे पहले ये नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, क्योंकि नजीबाबाद स्थान जो है यूपी में है। यहां ऐसे लिख लेना आप, यहां मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहां मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहां पर? नजीबाबाद में। ये जो आपको कन्नौज दिख रहा है, इस कन्नौज को कहते हैं इत्तर नगरी। कन्नौज जो आपको दिख रहा है, ऐसे क्या कहा जाता है? इत्तर नगरी। तो इत्तर नगरी किसे बोलेंगे? कन्नौज को। जबकि ये रामगंगा नदी है नजीबाबाद से, नजीबाबाद की बात करें तो यहां यह नदी मैदानी भाग में यानी मैदान में उतर जाती है, उससे पहले पहाड़ों में। इस नदी के किनारे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो। ये जो नदी है इसके किनारे क्या देखने को मिलता है आपको? इस नदी की बात करें तो इसके किनारे आपको देखने को मिलेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। इस नदी के किनारे आपको मिलेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसकी कुछ बातें बताऊंगा आपको।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल की बात करें, देखो इससे क्या क्या प्रश्न आते हैं। ये जो नेशनल पार्क आपको दिख पा रहा है जिम कॉर्बेट, एक परीक्षा में इसका प्रश्न आता है प्राचीन नाम, कि इस पार्क का प्राचीन नाम जो है वो क्या है। आपको मैं बता दूं इसका नया नाम अब चेंज हो गया है, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट से चेंज कर दिया है। किनारे कौन सी नदी की है? रामगंगा नदी के किनारे। गुरुजी कोई विशेष बात इसकी है क्या? बिल्कुल विशेष बातें हैं इसकी। प्राचीन नाम इसका देखने को मिलता है हेली, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ये इसका जो है वो क्या नाम देखने को मिलता है? प्राचीन। इसका जो नया नाम देखने को मिलता है आपको, नया नाम जो देखने को मिलता है, नया नाम जो देखने को मिलता है वो हो जाएगा, इस नदी के नाम पर ही हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क जो वो इसका नया पार्क हो गया। विशेष बात इसमें जो आपको याद क्या रखनी है, विशेष बात जो आपको इसमें याद क्या रखनी है, विशेष बात ये याद कर लेना कि यहां भारत की पहली बाघ परियोजना चलाई गई। भारत की पहली बाघ परियोजना, बाघ परियोजना चलाई गई, चलाई गई। कब चलाई गई थी पता है? 1 अप्रैल 1973 में। 1973 में जो भारत की पहली बाघ परियोजना चलाई गई। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद ये रखना कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे कौन सा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यानी सबसे प्राचीन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा देखने को मिलता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान के नाम में जो है वो शामिल होता है, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो किनारे एक तो आप बात याद रखोगे ये वाली बहुत बढ़िया। जिम कॉर्बेट के बाद इसके किनारे और क्या देखने को मिलेगा? बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली है, वो भी इसी नदी के किनारे है। बरेली के बाद जो है वो आपको याद रखना बंदायू, बंदायू की बात करें तो वो भी इसी नदी के किनारे है। उसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद ये सभी के सभी यूपी में है, ये इसी नदी के किनारे है। कहां पर है ये तीनों? यूपी में, इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे है। एक प्रश्न आता है रामगंगा नदी घाटी जल परियोजना जो है, रामगंगा नदी घाटी जल परियोजना वो किस राज्य की है? प्रश्न ये आता है रामगंगा अब यूपी और उत्तराखंड दो राज्य दे दिए मैंने यहां, लेकिन आपको क्या करना है? रामगंगा नदी घाटी परियोजना का पूछे तो उसमें एक ही राज्य लिखना है, ये एक ही राज्य की परियोजना और वो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। इसमें यूपी का नाम नहीं लिखोगे। तो गुरुजी लिख दिया ना मैंने यहां पर, इसका नाम लिखोगे उत्तराखंड का। तो रामगंगा नदी घाटी परियोजना जो हो जाएगी वो कहां की हो जाएगी? उत्तराखंड की, उत्तराखंड की। ठीक है, इतनी बात याद कर लेना। तो ये है रामगंगा नदी। एक बार और फिर मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार और बता दे रहा हूं आपको। उद्गम गढ़वाल की पहाड़ी नैनीताल से होता है, उसके बाद नजीबाबाद यूपी में आ जाती है, यहाँ मैदानी भाग में बहती है, कन्नौज के समीप गंगा में जल डाल देती है, या कन्नौज के पास है ना गंगा में जल डाल देती है। कन्नौज को बोलते हैं इत्र नगरी, इत्र बोला सेंट ने। इत्र का आविष्कार करने वाली एक महिला थी तभी आप ये देखने को, आपको देखने को ये मिलता है कि सबसे ज्यादा जो भूत प्रेत आते हैं वो महिलाओं में ही आते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, कोई टारगेट की बात नहीं। आप देखो कहीं भी जाओ, जैसे सालासर बालाजी धाम है, वहां जो भूत प्रेत निकालते हैं, मतलब है नहीं है वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं अगर जो चीज मानते हैं वो है, नहीं मानते तो नहीं है। वहां पर आप जा देखोगे तो औरतों में देखने को मिलेगा आपको ये चीजें। ठीक है, तो जागरण वगैरह में हम कहीं जाते हैं तो पुरुषों में बहुत कम ही नजर आएगा, ज्यादा औरतों में आएगा। क्यों? क्योंकि इत्र का आविष्कार किसने किया? औरतों ने, महिलाओं ने। तो झेलो अब भूत प्रेतों को भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां? उत्तराखंड में। इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क, नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। विशेष बात, यह भारत में पहली बाघ परियोजना यहीं चलाई गई थी और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। रामगंगा नदी घाटी परियोजना उत्तराखंड की है। बरेली, बंदायू, मुरादाबाद, यानी एक जिम कॉर्बेट हो गया, बरेली हो गया,
मुरादाबाद, बदायूं, ये उत्तर प्रदेश में इसी नदी के किनारे सब देखने को मिलते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे अपने गोमती नदी की। तो अब आप हेडिंग लगाओगे कौन सी नदी, गोमती नदी। इसके बाद मैंने कौन सी नदी लिखाई थी आपको, गोमती। तो सेम गोमती नदी भी ऐसे जल डालेगी। आपको जो बातें याद रखनी है वो याद करना। इस नदी का उद्गम, एक जिला है पीलीभीती, कौन सा जिला हो जाएगा, पीलीभीती। हाँ, ये कहां पर है, यूपी में, यहां से निकलती है। इसके बाद एक स्थान है गाजीपुर, गाजीपुर कहां पर है, यूपी में। गाजीपुर कहां पर हो जाएगा, यूपी में। तो गाजीपुर के समीप, यानी यहां से होते हुए गंगा में जल गिरा देती है, गंगा में जल गिरा देती है, गिरा देती है, वो कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी। तो इस प्रकार से नदी अपना जल गिराती है। गाजीपुर यूपी के समीप गंगा में जो है ये नदी अपना जल जो है गिरा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस नदी के किनारे। तो इस नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ कहां पर है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के। लखनऊ को बोलते हैं भारत में नवाबों की नगरी, भारत में नवाबों की नगरी, इसे कहते हैं लखनऊ को। आपको पता है एक प्रश्न था, स्टील सिटी किसे कहते हैं, स्टील। तो स्टील शहर जो है वो जमशेदपुर को कहते हैं, जो झारखंड में है, याद रखना ये। जबकि भारत में नवाबों की जो नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी जो है वो लखनऊ को कहते हैं। और राजस्थान में तो पता ही है, टोंक को कहते हैं। टोंक बनास नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सिंपल है। क्या गुरुजी राजस्थान जीके की आपकी क्लास एक भी नहीं देखी अभी, आप जो पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, इंडिया और वर्ल्ड में घूम रहे हो, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि अपने राजस्थान। मेरी मेरी सोच बताता हूँ क्या है आपको। देखो, राजस्थान जीके जो है वो तो आपको मिल ही जाता है ना। राजस्थान जीके में अगर अपने बात करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत क्लासें मिल जाएगी। इंडिया और वर्ल्ड में क्लासें तो हैं लेकिन इतनी नहीं है। फिर दूसरी बात, समझ में आए ना आए, राजस्थान तो चलो पढ़ा रहे हैं, बहुत क्लासें मिल जाएंगी। अगर इसकी समझ नहीं आई तो वो लगा लोगे, वो नहीं आई तो वो। तब मैंने पहले ये चुना है, इंडिया और वर्ल्ड। राजस्थान भी मैं आपको कराऊंगा और इतना बेहतरीन कराऊंगा, आप याद रखोगे गुरुजी वास्तव में जीके पढ़े हो, जियोग्राफी पढ़ी तो गुरुजी में पढ़ी। तो किनारे लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। भारत में नवाबों की नगरी जो है वो किसे कहते हैं, अपने लखनऊ को कहते हैं। रह जाएगी ध्यान में बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपने आगे जो बात करते हैं वो एक नदी जिसका नाम है घाघरा। कौन सी नदी, गुरु जी आप ट्रिक बता रहे थे, बताऊंगा मैं, फिर लास्ट में बीफ में आप मोटे मोटा ना एक साथ ये जो है वो कंसेप्ट सिखा दूंगा सारे हुए। देखो, घाघरा नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम नेपाल से होता है। इसको थोड़ा समझना होगा आपको, इस नदी को। ये जैसे हम भारत बनाते हैं, यहां यहां पर हो गया नेपाल। तो ये नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलती हुई बिहार में आकर जो है जल डाल देती है। यूपी, यूपी से बिहार, बिहार में जल डाल देती है कौन सी नदी में, ये मेन नदी हो जाएगी गंगा, गंगा नदी में। तो घाघरा जो नदी है, घाघरा, मैंने आपको बिहार में एक स्थान कराया था, याद हो तो, छपरा। छपरा घाघरो छपरा में गिर गया आके, ऐसे याद रख लेना। घाघरा छपरे में गिर गया, छपरा गांव रो छपरो है नहीं अपने, गाया वगैरह राखा। घाघरा नेपाल से यूपी, यूपी से बिहार, फिर छपरा में गिर गया। तो उद्गम, उद्गम उस ग्लेशियर का नाम याद रखना, मापचा। मापचा चुंगो ग्लेशियर है नेपाल के अंदर, मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर कहां पर हो जाएगा, नेपाल में। तो यहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है
उसके बाद ये नदी जाएगी यूपी में, और यूपी के बाद जाएगी बिहार में। बिहार में एक स्थान है छपरा, कहां पर लिखाया था मैंने आपको ये स्थान? बिहार में। गंगा में विलय हो जाती है, गंगा में विलय हो जाती है, हो जाती है। और घाघरा का मैदान जो है, घाघरा का मैदान वो बिहार में ही पड़ता है, जहां पर घाघरा का युद्ध भी होता है। घाघरा का युद्ध भी हुआ था। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा मैदान देखने को मिलता है यहां पर। इस मैदान को हम बोलते हैं घाघरा का मैदान, क्योंकि घाघरा नदी बनाती है तो घाघरा का मैदान बोलेंगे। और घाघरा का जो मैदान है वो आपको कहां मिलेगा? बिहार में। इसी भूमि पर एक युद्ध हुआ था जिसे हम इतिहास में जानते हैं घाघरा के युद्ध के नाम से। घाघरा का जो युद्ध है वो बिहार में कब हुआ? देखो, 1526 में पानीपत का था, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का था, और 1529 के अंदर जो है वो था घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। बाबर की जीत होती है इस युद्ध में। अफगान जो शासक है उनकी क्या होती है यहां पर? हार, और बाबर जीत जाता है ये युद्ध। तो वो इसी नदी की बेल्ट के अंदर है युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि इसकी सहायक नदियों को लेकर कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है जो पढ़नी है हमें, महत्वपूर्ण नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है। उस नदी का नाम हो जाएगा सरयू नदी। तो सरयू नदी किसकी सहायक है? वैसे तो घाघरा की सहायक है, लेकिन कई बार गंगा में भी मिल जाता है, क्योंकि गंगा में ही जल जाता है इसका, गंगा में ही जल जो है वो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, सरयू हो गई। इसके अलावा अगर अपने बात करें, इसे ही बोलते हैं काली नदी, और इसे ही बोला जाता है शारदा नदी। शारदा नदी ये इसी के नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, राप्ती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नहीं है, राप्ती है। राप्ती किसकी सहायक है? परीक्षा में प्रश्न आया उस समय उत्तर क्या माना? गंगा माना। कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाघरा की है और घाघरा जाके गंगा में ही जल डालती है, घाघरा गंगा में ही जल डालती है। सरयू नदी इधर से आती है यूपी से और इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो फिर ये इसकी सहायक हो जाएगी, लेकिन जल तो ये इसका गंगा में जाएगा। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है राप्ती किसकी सहायक है, तो गंगा करोगे। गंगा ऑप्शन में नहीं होगा तो घाघरा मिलेगा, गंगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? घाघरा मिलेगा। अब रेजा को ध्यान में, तो घाघरा नदी इतनी है पढ़ो, अब सरयू नदी पढ़ाऊंगा। इसमें मेन सरयू ही है। ठीक है भाई, घाघरा नदी को उतार लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो आगे। अब लिखोगे आप सरयू नदी। तो सरयू नदी की हम बात करें, जैसे ये घाघरा नदी है, ये गंगा में मिल गई, ठीक है। तो यहां पर एक बर्फ का पहाड़ है जिसे हम बोलते हैं मिलान हिमनद। ये नदी मिलान हिमनद से गौरी गंगा के नाम से निकलती है, और उसके बाद अपना जल डाल देती है कहां पर? घाघरा नदी में। ये ऊपर से जो नदी आ रही है इसका नाम क्या हो जाएगा? घाघरा। और ये नदी कौन सी हो जाएगी? सरयू। इसी नदी के किनारे यूपी में है अयोध्या। ये बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? यूपी में सरयू नदी के किनारे जो है वो आपको अयोध्या देखने को मिलता है। तो इसमें ये बात लिखोगे कि इस नदी का जो उद्गम है। अब आप कहोगे सर पहले वाली नदियों की आपने लंबाई नहीं लिखाई। कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, बस इतना लिख लो जितना पढ़ा रहे हैं। उद्गम मिलान हिमनद से, मिलान हिमनद से इसका होता है। अच्छा, मिलान हिमनद की अगर आपको बात बताऊं तो ये मिलान हिमनद से गौरी गंगा के नाम से निकलती है, गौरी गंगा के नाम से निकलती है। मिलान हिमनद
ये कहां पर है? ये भारत और नेपाल की सीमा पर है। मिला निम्नद से गौरी गंगा के नाम से, गौरी गंगा के नाम से निकलती है, से निकलती है। तो इस नदी का उद्गम जो होता है वो किस नाम से होता है? गौरी गंगा। गौरी गंगा के नाम से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया ना, ये नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा से निकलती है। वहां पर इस नदी को कहते हैं काली नदी। एक बात ये लिखो, फिर दूसरी, भारत व नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं, काली नदी कहते हैं। तो इसे काली नदी कहां कहा जाता है? भारत और नेपाल की सीमा पर। भारत और नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी के नाम से जानते हैं। तो काली भी इसे बोलते हैं, शारदा भी इसे बोलते हैं, और सरयू भी इसे ही बोलते हैं, सरयू भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सर कहां पर इसमें मिलती है? तो ये यूपी में, यूपी में यहाँ एक जिला बाराबंकी, बाराबंकी जिला है, वहां पर जो है ये मिल जाती है। यहाँ इसी नदी किनारे अयोध्या है। लिखोगे आप किनारे, किनारे रामनगरी, अयोध्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? वो सरयू नदी किनारे। सरयू नदी के उपनाम की बात करें तो इसे चोका नदी भी कहते हैं, कि ये भी याद कर लेना, उपनाम चोका नदी। और काली नदी मैंने आपको बता ही दिया, ये इसके उपनाम हो जाएंगे। ठीक। देखो, रामायण के जितने भी अपने कैरेक्टर देखते हैं, भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, हनुमान जी को छोड़ देना। क्या गुरु जी क्यों? ऐसे कहा जाता है कि रामायण के जितने भी कैरेक्टर थे उन्होंने इस सरयू नदी में समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। तो जब हनुमान जी भी समाधि लेने लगे तो ऋषि मुनियों ने, यहाँ शायद जमवत था या ये सुनी हुई ये बात मैंने, उन्होंने रोक दिया था, क्या कि आप समाधि नहीं लोगे। का क्यों? हनुमान जी ने कहा कि भाई जहाँ भगवान राम है वहीं मैं हूँ, मेरे को समाधि क्यों नहीं लेने दे रहे? क्या आप कलयुग के अंतिम प्रण तक रुकोगे? एक कलयुग का दौर आएगा और आप ही उस समय जो है नाश करोगे राक्षसों का, दानवों का। इसलिए आप गंगा नदी में, सरयू नदी में जो है समाधि नहीं लेंगे। आप कलयुग के अंतिम प्रण तक जो है वो रुकेंगे। तो हनुमान जी को यहीं छोड़ दिए गए थे, बाकी जितने भी थे उन्होंने समाधि ले ली। हनुमान जी ने उस समय एक बात बोली थी कि कोई बात नहीं है, कि मैं यहाँ इस भूमि पर, जमीन पर रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे मंदिर पे स्त्री प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मंदिर पर स्त्री प्रवेश नहीं करेगी। और ऐसे अब बताते हैं लोग क्या कि सालासर, यहाँ जो मंदिर है सालासर वाला, सालासर बालाजी का जो मंदिर है, क्या उसकी मंदिर में जो मूर्त है वो जमीन के अंदर समाधि ले रही है, मतलब नीचे की ओर जा रही है। पता नहीं क्या कारण है। मतलब स्त्रियां तो जाती हैं आज भी वहां। ठीक है, हमारे आठ है सूरतगढ़ में फेमस मंदिर है खेजड़ी मंदिर, वहां भी जाती हैं। अब क्या गुरु जी आप रोक दो तो मैं क्या रोकूं मंदिर में? तो मतलब अब ऐसे नहीं कर सकते। फिर आप जैसे मान लो मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, और ऐसी बात करूंगा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए या पुरुषों को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए, तो ये थोड़ी सी आपको असमानता नजर आएगी। जबकि हमारा अनुच्छेद 15 ये जो है वो भेदभाव को खत्म करता है। लेकिन इसके अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे सबरीमाला मंदिर है, ठीक है, वो अपवाद है इसका। यानी भारत में कुछ मंदिर आज भी ऐसे हैं जहाँ केवल पुरुषों का ही प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश ही नहीं है। तो अभी तो कह रहे थे कि भारत में भेदभाव नहीं कर सकते, संविधान में तो ये लिखा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अब आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं अपने, कि विधि सभी को समान संरक्षण देगी, विधि के समक्ष समानता सभी को मिलेगी। तो विधि सभी को समानता कहाँ दे रही है? कैसे? पुरुष की विवाह की आयु कितने साल होती है? 21 साल। और यहाँ पर महिलाएं कितनी होती है? 18 साल। तो ये समानता कहाँ है? अरे समानता तो समानता ही होती है, महिला है चाहे पुरुष है, महिला को भी आप 21 में लेके आओ फिर। ये बात है, अभी भी आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। अब आपको मैं ऐसे बहुत उदाहरण बता सकता हूँ, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो आज हम ऐसे बहुत उदाहरण जो है वो जानेंगे। तो हो गए, चलो टाइम ही नहीं मिलता साथियों बाल कटवाने का, इतने बड़े बड़े हो गए। ये कहते हो गुरु जी क्लास नहीं लेते, अरे भाई क्लास आपकी इतनी क्लासें लगाते हैं दिन भर, बाल भी कटाने का टाइम नहीं है। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स कोर्स वाली भी क्लासें हो जाती हैं, ये भी हो जाती हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी भी करा रहा हूँ वो भी हो जाती हैं, लेब असिस्टेंट के लिए जियोग्राफी करा रहा हूँ वो भी हो जाती है।
दो जगह और पढ़ाऊं, दे क्लासा हो जाए तो बिया करिए पूरा दिन आराम कप जाए, थान लागे गुरुजी यही करे। ये मन थोड़ी है, मतलब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मैं ऐसे क्यों करूं। इसके बाद हम जो नदी पढ़ेंगे उसका नाम हो जाएगा गंडक नदी। हाँ, कौन सी नदी हो जाएगी, गंडक। चलो ये ऊपर ऊपर वाली बाई और वाली सारी नदियां पढ़ा देता हूँ, मुझे थोड़ा आज कहीं जाना था, तब करके मैंने ये जो क्लास वो रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड फॉर्म में दे दी है, कि आप देख लोगे, मतलब मिस ना हो, कुछ तो पढ़ ही लेंगे अपने। हाँ, चलिए देखो, इसका जो उद्गम होता है वो नेपाल से होता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, नेपाल। नेपाल से इस नदी का उद्गम होता है। नेपाल के बाद यह नदी जाती है यूपी में, और यूपी के बाद जाती है बिहार। बिहार का एक जिला चंपारण। चंपारण पहला सत्याग्रह आंदोलन था महात्मा गांधी का, शुरू किया गया, नील की खेती को लेकर हुआ था यहाँ। आप एसएसटी वाले जो साथी हैं वो तो समझ जाएंगे इस बात को, इंग्लिश हिंदी वाले उनको थोड़ा दिक्कत होगी। चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में गंडक नदी है, चंपारण बिहार में गंगा में विलय हो जाती है। तो गुरु जी गंडक नाम की भी नदी है क्या, है भाई, है भाई, देख लो हमने पढ़ा दी। ठीक है, चंपारण बिहार में गंगा नदी में जो है ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अरे आई एम सॉरी, चंपारण से होते हुए, एक मिनट, इसके थोड़ा ऐसे लिखना, चंपारण से होते हुए लिखो। चंपारण से होते हुए ये नदी सोनपुर, सोनपुर में गंगा में मिलती है। सोनपुर में, सोनपुर में गंगा में विलय हो जाती है, ये ऐसे लिखनी है। तो गुरु जी फिर चंपारण क्यों लिखा, चंपारण इसलिए लिखना है कि यहां मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में जो है वो प्रवेश करती है। तो चंपारण में यह नदी मैदानी भाग में जो है वो क्या कर लेती है, प्रवेश। तो चंपारण बिहार में जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कौन सी नदी, गंडक नदी। चंपारण बिहार में जो है प्रवेश करती है, याद रखना ये बात। वेरी गुड, शाबाश भाई। एक नदी और है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ बहती है, अगर मान लो प्रश्न बनता है तो आप सीधा सीधा उत्तर करोगे कि बूढ़ी गंडक नाम से जो नदी बह रही है वो बिहार में। बूढ़ी गंडक नदी जो है वो कहाँ बहती है, ये मैंने बता दिया, अलग से लिख लेना, बिहार में, बिहार में। ठीक है, और वैसे अगर देखें ना तो ये गंडक नदी है, कहाँ से निकाली मैंने, नेपाल से। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, नेपाल। तो ऐसे बताते हैं, पहले ये नदी दो धाराओं में आती है बहती हुई, नेपाल से एक धारा बनती है जिसका नाम बनता है गंडक। इतना डीप कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर गंडक जाकर यूपी, और यूपी के बिहार, बिहार के सोनपुर जिले में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसे ये नदी जो है वो बहती है। सर दो नदियां जो है वो कौन सी है, एक त्रिशूल गंगा हो जाएगी, त्रिशूल गंगा, और एक हो जाएगी काली गंडक। कौन सी, काली गंडक नदी। ये दो धाराओं में आती है ऐसे पीछे से। ये हो गई गंडक नदी। लास्ट और अंतिम नदी पड़े, लास्ट नहीं, दो नदियां और है, दो नदियां और है। एक नदी का नाम हो जाएगा कोसी। सिंपल सिंपल नदियां हैं, लिखो, कोसी नदी। इंपॉर्टेंट नदी भी है भाई, प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है ना। एक और याद रखना, ये जो बिहार है ना, इसी के ऊपर बिहार में एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है त्रिवेणी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए त्रिवेणी नहर परियोजना, त्रिवेणी नहर परियोजना जो है वो कहाँ की हो जाएगी, त्रिवेणी नहर परियोजना जो है वो बिहार की हो जाएगी। त्रिवेणी नहर परियोजना कहाँ की हो जाएगी, बिहार की। तो गंडक नदी हो गई। अब बात करेंगे अपने कौन सी नदी की, कोसी। हाँ, ये भी नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, नेपाल से, और बिहार में आकर जो है जल डाल देती है। इसमें देखो मेन बात आपको बताऊं क्या प्रश्न आएगा, ये सात नदियों से मिलकर बनती है, ऐसे बताते हैं, ये है सात नदियों से मिलकर बनती है। जैसे गंगा बन रही थी ना काफी नदियों से मिलकर, ऐसे ये भी सात नदियों से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है।
मेन बात इसमें जो आपको याद करनी है वो ये कि इसका उपनाम यही आता है परीक्षा में बार बार, कि बिहार का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। और लास्ट बात लिखना, यह सर्वाधिक मार्ग, यह सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, के लिए जानी जाती है। ये जो नदी है वो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जो है वो कोसी नदी को जाना जाता है। यह बात आप नोट कर लोगे, यह बात जो वो अच्छे से लिख लोगे। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए, ये बात आप अच्छी तरह से लिख लेना, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ओके, अब एक नदी और रहेगी महानंदा। लो भाई, बाईं ओर से आने वाली नदियां सारी कंप्लीट हो गई। कौन सी नदी रहेगी? महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा। बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल में बहती है ये नदी। कहां बहती है? पश्चिमी बंगाल में, बस यहीं बह रही है। पश्चिम बंगाल में इसका उद्गम होता है और यहीं पर इसका विलय हो जाता है। यहीं पर इसका क्या हो जाता है? विलय। उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जो चाय के लिए फेमस है, जहां का जीआई टैग भारत में सबसे पहले चाय को मिला था। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां देखने को मिलती है, यहां से इस नदी का उद्गम हुआ पश्चिम बंगाल से, विलय हो गया सिलीगुड़ी के पास, सिलीगुड़ी के समीप। कौन सी में मिल जाती है? गंगा में। तो गुरुजी प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, जैसे ये गंगा नदी है, गंगा की जैसे मैंने आपको नदी कराई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी कराई ना। लेकिन ये नदी ऐसी है जो अंतिम ओर से एकमात्र, बस मतलब एकमात्र क्या कहते हैं, अंतिम ओर से लास्ट नदी है, इसका नाम हो जाएगा महानंदा। इसके बाद गंगा में कोई नदी नहीं मिलती है। तो बाईं ओर से आने वाली अंतिम सहायक नदी लिख लेना, बाईं ओर से मिलने वाली, या उत्तर से, उत्तर भी बोल सकते हो, उत्तर दिशा, मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? महानंदा। कौन सी नदी हो जाएगी? महानंदा नदी। इतनी बात आपके समझ में आ गई क्या? हाँ भाई, सभी साथी बताओ, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ये तो हो गई सारी बाईं ओर से मिलने वाली, जितनी भी नदियां पढ़ाई है ये सारी बाईं ओर से। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दाईं ओर से, तो आप हेडिंग लगा के छोड़ सकते हो, दाईं ओर से मिलने वाली, जिसमें हम पहली जो नदी है वो पढ़ेंगे यमुना। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या गुरुजी ये पढ़ाई ये भी इंपॉर्टेंट थी मेरे भाई? ये भी इंपॉर्टेंट थी। देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो आप बहुत शानदार धूम मचा दोगे इसके अंदर। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डरना मत मैटर को देखने, जो डर गया वो मर गया, सुनिए ना कहावत। डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट में एक शानदार ऑफर चल रहा है कि ये टेस्ट सीरीज अब आपको मात्र और मात्र कितने रुपए की मिल रही है? 99 रुपए की। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर 51 छात्र हो गए हैं। और मैं आपको अभी ये कह रहा हूँ कि जो साथी हैं वो अभी और ले लो, 3-4 दिन और पड़ी है, ऐसे आराम से ज्वाइन हो जाओ, लेट मत हो, बाद में फिर इसका प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 51 ले लिया तो बाकी मतलब कर रहे हैं तैयारी, फिर अब क्या मतलब करो, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बढ़िया से पेपर नज़दीक आपका, 9 मई को परीक्षा, तो 99 है, आराम से इसके टेस्ट लगा लेना। ठीक है, और अब आपको मैं एक बात और कह रहा हूँ सभी मेरे प्यारे साथियों को, एक विशेष सूचना और दे रहा हूँ मैं आप सभी प्यारे साथियों को। तो गुरु जी विशेष सूचना बाकी है। विशेष सूचना वो ये है कि ये आपको पता है अपने एप्लीकेशन पे जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। जो साथी इनसे नहीं जुड़ा है, अभी फर्स्ट पेपर की है, प्रथम पेपर जीके की चल रही है, जिसमें 17 टॉपिक वाइज
जो है टेस्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 10 शेड्यूल वाइज है, 2 रिवीजन टेस्ट है और 3 फाइनल टेस्ट है। इसके अलावा जियोग्राफी सब्जेक्ट एसएसटी की और इकोनॉमिक्स का वॉरियर बैच चल रहा है भाई। 2026 नए सिलेबस के आधार पर इस वीडियो कोर्स के साथ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज भी और पीवाईक्यू क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। पीवाईक्यू की क्लासेस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से जी लगा के मेरे भाई पढ़ लेना, इस बैच को अच्छे से कर लेना कवर। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। कल संडे है तो मैं ये कहता हूँ कि पुराने जो टॉपिक है जैसे जलवायु है, कल आप वो बढ़िया से पूरा पढ़ देना, रिवीजन कर लिया करो पुरानी चीज़ों को। पुरानी चीज़ों को भूलते मत जाया करो, जैसे आगे आगे भागते रह रहे हो, पीछे वाला गोल हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनका रिवीजन जो है चलता रहना चाहिए साथ साथ में। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको कहता हूँ, इन बातों को सीरियस लिया करो, ऐसे नहीं है चल कह दिया और चले गए, नहीं। ये बात मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ आपको। तो रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे आप अपने सेकंड पेपर की बात करें या फर्स्ट की, रिवीजन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा किया करो। ओके मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं सोमवार को लाइव क्लास के अंदर शाम 6 बजे।